हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपका रीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है, यानी 1 to 5 जो प्राइमरी टीचर वाले होते हैं उनका है ये 2011 का क्वेश्चन पेपर। और ये पेपर 2011 में हुआ था, 31 जुलाई 2011 को। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एक इसे समझ विकसित होगी। अच्छा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिकों से, ठीक है। तो इसमें आपके 5 घंटे होते हैं, आपको जानकारी होगी। इनमें से आपके 5 सब्जेक्ट होती हैं, उनसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, यानी 150 के, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाता है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना तो तब थी और ना अब है। इससे एग्जाम की 2011 की बात करें, 2012 की बात करें, 16, 18, 21, 22 देखा जाए तो 2021 तक, सितंबर 2021 तक तो डायरेक्टली इसी एग्ज़ाम से आपको गवर्नमेंट टीचर हो जाते थे। लेकिन ये सितंबर की रद्द होने से लेवल 2 की परीक्षा है, फिर आपकी पात्रता अलग और मेंस अलग हो गई, ठीक है। हालांकि ये पात्रता का क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम होता था इसी से अलग। तो ये मेन एग्जाम था एक तरह से, ठीक है। अभी जो वर्तमान में देने जाएंगे वो होगी जो आपकी 27 फरवरी को एग्जाम हो रहा है ना, वो पात्रता है एक तरह से, ठीक है। इसके बाद जब पात्रता हम पास हो जाएंगे तो इसके बाद आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए, ठीक है। वो होगा फिर अलग, उसका सिलेबस भी अलग होता है। और इनसे कुछ चीज़ें हैं जो मेंस में पूछी जाती हैं, वो हम जैसे रोज़ाना डिस्कस करेंगे पेपर तो बताते चलेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला है मेंस के सभी पेपर, तो वहाँ पे सभी डिस्कस किए हैं कि इनका कितना भाग है, यानी कह सकते हैं कितना सिलेबस है वो मेंस में मिलता है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं इन 5 घंटों में 30 क्वेश्चन आते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं क्वेश्चन और किस प्रकार पूछे जाते हैं वो सभी देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। जैसे कि 5 घंटों में पहला खंड होता है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसे ओवरऑल कहें तो इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP बोल देते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो साइकोलॉजी कह दीजिएगा, यानी मनोविज्ञान। तो ये एक ही बात है, ठीक है। इसके 30 क्वेश्चन हो गए पहले खंड के। सेकंड खंड आता है ना, ये भाषा को लेकर आता है, इसे समझ लीजिएगा। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, जो भी भाषा चूज की है उन्हें पढ़िएगा, और मैं ओवरऑल जानकारी दूंगा इसमें। जैसे भाषा फर्स्ट है, इसमें ये 7 लैंग्वेज दे रखी हैं, इनमें से कोई भी चूज कर लीजिएगा जिनकी नॉलेज है आपको। इसी प्रकार ये 7 लैंग्वेज दे रखी हैं, इनमें से चूज कर लीजिएगा जो आपको पसंद है, बस सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ली तो सेकंड हिंदी नहीं लेंगे, यानी ओवरऑल ये है कि जो भाषा आपने चूज पहली कर ली है वो सेकंड नहीं ले सकते, बस ये अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें, जैसे मान लीजिएगा आपने ये हिंदी ली फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, तो इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के, 15 क्वेश्चन रहेंगे टीचिंग मेथड बोल सकते हैं या पेडागोजी, ठीक है। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे उनसे संबंधित टेक्निक, टीचिंग मेथड, ठीक है, यानी शिक्षण विधियाँ, अन्य चीज़ें भी इंक्लूड टॉपिक होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी सेकंड लैंग्वेज की बात करें, जैसे हिंदी ले ली तो सेकंड में ले सकते हैं संस्कृत, इंग्लिश, और इन्हें उर्दू वगैरह तो बहुत कम लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से चूज करनी होती हैं। हालांकि इन्हें भी ले सकते हैं जिन्हें इन भाषाओं का नॉलेज है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज हिंदी, इंग्लिश भाई और संस्कृत इन्हीं तीनों भाषाओं में से चूज करते हैं। 90% तो 90 क्या 95%, वही कोई 1-2% होगा इन लैंग्वेजों को लेता है, ठीक है। तो ये है, आपने 10 तक पढ़ के आए होंगे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो जिनकी नॉलेज है ना आपको, वो भाषा चूज कर लीजिएगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया अभी, अगर कर दिया है तो फिर जो चूज किए हैं वो नहीं पढ़िएगा। फिर इसके बाद आता है गणित। गणित में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से कंटेंट में ये है कि जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे ना उनसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पेडागोजी के, यानी शिक्षण विधियाँ, इनके भी टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, तो वो भी देखेंगे। और पर्यावरण अध्ययन है, उनसे कंटेंट से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी टीचिंग मेथड को लेकर, ठीक है। इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है पात्रता में, आपको मालूम होगा। अब ये प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। जो आपकी CDP है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ये साइकोलॉजी है एक तरह से, क्योंकि साइकोलॉजी कह लीजिएगा या CDP एक ही बात है, ठीक है। तो इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनमें क्वेश्चन पूछे गए हम देखते चलते हैं। जैसे पहले खंड में CDP होगी, यानी साइकोलॉजी, फिर सेकंड में भाषा के रूप में जो भाषा लेंगे ना वो होगी। और जरूरी नहीं है, देखो ऑफलाइन पेपर होता है तो आपको पेपर मिलता है ना, उनमें जो लैंग्वेज दे रखी है ना, देखो मैं जानकारी के लिए बता दूँ आपको, अगर मालूम है तो कोई बात नहीं है तो आप समझ लीजिएगा। ये सभी लैंग्वेज है ना, ये सभी आएंगे, इनके 30 क्वेश्चन पेपर में सेट होगी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। पर ऐसे ही इनके आएंगे 30 क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि आपको 2-2 पेपर हो जाएंगे, यानी पेपर तो एक ही होगा लेकिन लैंग्वेज 2-2 हो जाएंगे। जैसे हिंदी की 2 लैंग्वेज मिल जाएंगी पेपर में, इंग्लिश की 2 लैंग्वेज मिल जाएंगी, तो इस वजह से तो आपको शुरुआत में जो हिंदी होगी
वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज की होगी, और जो सेकंड में हिंदी आती है वो सेकंड लैंग्वेज वालों के लिए होती है, जिन्हें चूज की होगी सेकंड लैंग्वेज। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी के शुरुआत में क्वेश्चन होंगे CDP खत्म होने के बाद। फिर उसके बाद ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, इन सभी को समाप्त करते हुए फिर लास्ट में आएंगे, लास्ट मीन्स ये इनके बाद में आएंगे तो फिर सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे क्रम से हिंदी के फिर इंग्लिश के। जो लैंग्वेज सेकंड ली है उन्हीं के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्या होता है, जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले ली, ठीक है, किसी कारणवश कन्फ्यूजन हो गई तो आप यानी जो हिंदी करनी थी फर्स्ट लैंग्वेज कर दी अब सेकंड, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि फिर इसके मार्क्स हमारे नहीं जाएंगे, यानी इंक्लूड होके नहीं आएंगे, आपके जो टोटल मार्क्स आएंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी मैं तो और पर्यावरण अध्ययन तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इसमें पूछा है खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो आपने पढ़ी होंगी, जब हम डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ते हैं ना, विकास, तो विकास पढ़ते हैं ना शुरुआत में, तो वो विकास में ये चीज़ें होती हैं, उन्हीं में हम अवस्था पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, तो उनमें हमने पढ़ी होगी पूर्व बाल्यावस्था। तो ये पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है, यानी खिलौनों की, बच्चे खिलौनों के साथ खेलते रहते हैं, उनके साथ मन लगता है, इस वजह से तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, तो इसकी एक विशेषता होती है कि ये खिलौनों की आयु कहलाती है, ठीक है, टॉयज। इनके अलावा और भी विशेषताएं होती हैं इनकी पूर्व बाल्यावस्था की, हालांकि आपने पढ़ी होंगी जो भी आपके टीचर के थ्रू या गाइड से या रेफरेंस बुक से, तो ध्यान रखना है, इन्हें खेल की आयु भी कहते हैं, ठीक है। और क्या विशेषता हो सकती हैं इसे, और कह सकते हैं, देखो कह सकते हैं इसे प्री गैंग एज भी कह देते हैं, ठीक है। प्री गैंग एज मीन्स ये, इसे हिंदी में कहेंगे दल या समूह की अवस्था भी बोल देते हैं, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है, ठीक है। इसके अलावा इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें अनुकरण की अवस्था भी बोल देते हैं। और क्या विशेषता होती है इनके बच्चों की, ये एक तरह से क्यूरोसिटी वाले बच्चे होते हैं, यानी प्रश्न करने की अवस्था भी बोल सकते हैं इसे। और क्या बोल सकते हैं, ये हो गए, ये क्या हमें इतनी नॉलेज है उस हिसाब से हम बताते जा रहे हैं। उन्हें होने को तो बहुत विशेषता होती है जिन्हें हमें मालूम है और इस टॉपिक की समझ है उसी हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता वो हो जाएगी, ठीक है, और इनके अलावा ये भी हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। अभी देखें तो देखो, दल और समूह में रहने की अवस्था ये होती है, प्रश्न करने की अवस्था भी होती है, अनुकरण करने की अवस्था भी होती है, लेकिन आंसर होगा इसका खेलने की अवस्था। हालांकि देखा जाए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो किया था, ये था खिलौनों की आयु, यानी बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, उनमें मन लगता है उनका, इस वजह से हम कहेंगे ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। लेकिन सेकंड आया है पूर्व बाल्यावस्था यही है, इसकी विशेषता नहीं है, तो हमने कहा था ये दल और समूह की होती, प्रश्न करने की होती है, अनुकरण की होती है। लेकिन जो खेलने की अवस्था है ना, ये विशेषता तो आपकी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। अब ये कहाँ से आ गया, ये पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटा है, यानी पूर्व बाल्यावस्था जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है, यानी मैं लिख के बता दूँ, अर्ली बोल लीजिएगा, इसे ही पूर्व बाल्यावस्था बोल लीजिएगा, वो एक ही बात है, ठीक है। या पूर्व बाल्यावस्था एक तो ये होती है, और सेकंड हो जाती है बाल्यावस्था, यानी इसी की उपावस्थाएं चल रही बाल्यावस्था, ठीक है। फिर हो जाती है एक उत्तर बाल्यावस्था, तो ये 3 हो जाती हैं। तो ये तो हो जाती है करीबन, इसकी उम्र देखें तो 2 से 6 मान सकते हैं, 2 से 4 मान लीजिएगा, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये दे रखे हैं, ये करीबन 6 वर्ष के बाद की होती है बाल्यावस्था, 6 वर्ष के करीब, और 6 से 12 होती है ये उत्तर बाल्यावस्था। मानते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। बाकी इनकी विशेषताएं तो अलग अलग दे रखी हैं। अब मैंने कहा उत्तर बाल्यावस्था की खेल की अवस्था होती है, तो इस वजह से हमें पूछा था कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, और जो इसमें से नहीं होगी वो हो जाएगी 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। जो खेलने की अवस्था होती है, या जिसे प्ले एज बोलते हैं, ये उत्तर बाल्यावस्था होती है, जिसकी उम्र में होती है 6 से 12 वर्ष मानते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये 3 नंबर क्वेश्चन ये है। ये कह रहे हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। अब भौतिक वस्तुओं का मतलब ये है कि उत्तर बाल्यावस्था है, तो इसकी उम्र 6 से 12 वर्ष तो होती है बच्चे की कम से कम। तो इसमें क्या है, बच्चा देखो
अब देखा जाए तो द्रव्यमान भी अच्छी तरीके से समझ जाता है, संख्या भी समझ जाता है, ये भी, यानी ओवरऑल देखा जाए ये सभी ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। हालांकि देखा जाए तो हम जब द्रव्यमान की बात करते हैं तो और क्षेत्र की, तो ओवरऑल देखा जाए ना, बच्चे को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनका अनुभव हो जाता है। अनुभव मीन्स ये कि वो सभी चीज़ों को जान जाता है। तो हम एक तरह से इसे आयतन भी बोल सकते हैं। कौन सी चीज़ छोटी, बड़ी, लंबी, इन चीज़ों में अंतर करने लग जाता है कि यानी ये कि कौन सी चीज़ में कौन सी कितनी चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा होगी, कम होगी, उन चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज हो जाती है, और संख्याओं के बारे में। ठीक है, चित्र मतलब ये है एक तरह से क्षेत्रफल, इसमें लंबाई चौड़ाई हो, तो इन सभी चीज़ों को ओवरऑल बोलते हैं। तो उन्हें कहेंगे हम अपनी भाषा में कि उसे आयतन के बारे में अच्छी जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे पूरी बाल अवस्था की हमने ये विशेषताएं तो देख ली थी, इनके अलावा और भी विशेषता होती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे शारीरिक जो विकास होता है वो बहुत तीव्रता के साथ होता है, इनकी ये विशेषता होती है पूरी बाल अवस्था की। थी और क्या विशेषता हो सकती है इसकी, और एक तरह से आप जब सिग्मंड फ्रायड पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक शब्द आता है नार्सिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वयं से प्रेम करना। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, इसमें प्रबल, यानी कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रबल रहता है इसी अवस्था में, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा प्रबल रहता है किसमें, पूरी बाल अवस्था में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है कि नार्सिसिज्म है वो किशोरावस्था में किस प्रकार का होता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पूरी बाल अवस्था होती है इसमें ज़्यादा प्रबल रहता है, यानी नार्सिसिज्म होता है मतलब स्वयं से प्यार करना। ठीक है, एक तरह से अपनी शकल को लेकर, अपने शरीर को लेकर, इस प्रकार के। बाकी और क्या विशेषता हो, और इनमें संवेगों का प्रदर्शन करते हैं बच्चे, यानी हाल रोने लग जाता है, तुमने देखा होगा संवेगों का प्रदर्शन। अरे यार ये एक सेकंड, तो ये विशेषता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकती है, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ भी इसी में होती है। जैसे मूल प्रवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, तो एक का नाम नहीं लेंगे, पर आप समझ जाना मूल प्रवृत्तियों से ज़्यादा काम करते हैं, टेंडेंसी बोलते हैं मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तो इन्हीं से ज़्यादा काम लेते हैं ये। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था, जो पूर्व बाल अवस्था है इसे प्री गैंग एज बोलते हैं, दल या समूह की अवस्था। अनुकरण, देखो प्री गैंग मतलब ये है कि दल या समूह यानी छोटे बच्चे होते हैं तो उनका एक ग्रुप होता है, उस हिसाब से। अनुकरण का मतलब है बच्चे अनुकरण करके ज़्यादा सीखते हैं दूसरों को देख देख के। ठीक है, प्रश्न करने की अवस्था ये है कि इस अवस्था में बच्चे प्रश्न ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ये चांद है, अब वो चल क्यों रहा है और नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। क्यूरोसिटी बोलते हैं, एक तरह से बच्चों में जिज्ञासा होती है इन चीज़ों जानने की। बाकी शारीरिक विकास का मतलब ये है, चाहे वक्त की हड्डी हो या मसल्स हो, इनमें तीव्रता के साथ विकास होता है। बाकी नार्सिसिज्म मतलब स्वयं से प्यार करना, संवेगों का प्रदर्शन, रोना धोना, क्रोध करना, ये सभी चीज़ें। मूल प्रवृत्तियाँ जो भी मलमूत्र वगैरह वो होती हैं, वो सभी चीज़ें इनकी ये विशेषता है। ठीक है, और मैंने उत्तर बाल अवस्था की विशेषता में तो बता ही दिया था आपको। और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 4 नंबर, इसमें पूछा है विकास का अर्थ क्या होता है। अब देखो जाए तो इनमें से देखो ये भी सही है, ये भी सही है। देखो आप कोई भी परीक्षा दे लीजिएगा शिक्षा की, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि ये दोनों स्टेटमेंट नहीं पूछे गए हो। देखो केंद्र में होती है सीटेट, वहाँ पे भी पूछा गया है, और रीट पात्रता ऑलरेडी पूछ लिया है ये। इसके अलावा 2012 में भी पूछा है यही क्वेश्चन सेम। ठीक है, इसके अलावा देखो यूपी टेट होता है, उसमें भी पूछ लिया, एमपी टेट होता है, उसमें भी पूछ लिया। ठीक है, एच टेट होता है, उसमें भी पूछ लिया। यानी मैंने ये बता रहा हूँ कि इनके क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो उनमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमें ये कहेंगे, तो आप बताइएगा विकास का अर्थ क्या होता है। हम कहेंगे अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है ना, उसे ही कहेंगे हम विकास। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। देखो आंसर तो इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो बोर्ड नहीं माना था। लेकिन आंसर ये भी सही है कि जो हमारी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता होती है, उसके अनुभव होते हैं हमारे, उनके फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन होते हैं ना, इसे भी विकास बोलेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है तो 3 पे जाएंगे, सी नंबर पे। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें तो फिर इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाता। तो आप समझे होंगे ये दोनों ही परिभाषाएं वो सही हैं। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना विकास की, तो उसमें दोनों ही मिल जाएंगे। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमें तो एक्यूरेट आंसर बताइएगा, तो हम तो फिर 3 नंबर पे जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभी ये जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो केवल विकास पे चल रहे हैं। विकास एवं अभिवृद्धि आपने पढ़ा हुआ, अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ यानी वृद्धि, तो ये वाला टॉपिक लगता है ना, अब इन्हीं से क्वेश्चन चल रहा है सभी। अब ये भी इसी से संबंधित है, विकास से, कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। इसके अलावा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, जबकि उकसाने या बढ़ावा देने से तो होता है, विकास प्रभावित होता है, ऐसे बोल सकते हैं। विकास है बढ़ावा देने से प्रभावित होता है, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि इसमें कह रहा है कि ये नहीं, तो नहीं कह रहा है, तो हमें यही पूछा था ना विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो फिर ये 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बाकी विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, निश्चित तौर से जिस कल्चर में आप पले बढ़े ना उसका प्रभाव रहता है। जैसे भाषा, आपका रहना, जो रहना पीना मीन्स ये है कि ये कब आपका खान पान वगैरह इन सभी का प्रभाव पड़ता है आपके विकास पे। बाकी विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है, ये भी बात सही है। तो जो सही थी वो ए, सी और डी, गलत थी वो हो जाएगी 2 नंबर ऑप्शन। ये कह रहा था कि विकास है वो उकसाने, चलो उकसाना तो आपको नेगेटिव पॉइंट से लग रहा होगा, लेकिन बढ़ावा देने से विकास है प्रभावित होता है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जबकि ये कह रहा था नहीं होता है, तो इस वजह से हमने कहा था कि 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 6 नंबर है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। अब वो उत्तर बाल्यावस्था आ गई, यानी जिसे लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश दे रखी होगी यहाँ पे, देखो ये दे रखी लेट चाइल्डहुड, तो हम ये कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था मतलब 6 से 12 उम्र होती है। तो अब इसकी विशेषता देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, तो ये विशेषता हो जाएगी। व्यक्ति आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, बच्चे खुद से ही कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग जाते हैं, 6 से 12 वर्ष के होते हैं तब, ठीक है। तो ये भी बात सही है कि व्यक्ति आत्मनिर्भरता पाई जाती है। हमने ये स्टेटमेंट देख लिया था कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, ये भी विशेषता हो जाएगी। अपने हम उम्र वालों के साथ रहना सीखना, तो ये भी बात सही है। यहाँ पे जो पाए जाएंगे सब लैंगिक पाए जाते हैं, यानी लड़के का ग्रुप होगा, ठीक है, यानी लड़कों का ग्रुप एक तरह से बोल सकते हैं, और जो गर्ल्स होंगे उनका ग्रुप होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखते हैं, तो ये भी बात सही है। जो गलत होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन, ये है ना पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो ये जो गुण होता है ना ये किशोरावस्था में होता है, तो ये किशोरावस्था से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक चलेगा, आपकी वयस्क अवस्था तक। तो ये ध्यान रखना, ये गुण है आपकी किशोरावस्था यानी एडोलसेंस विशेषता होती है ना, जो किशोरावस्था उसकी विशेषता है, ठीक है। और हमें क्या पूछा था कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, यानी जो गलत है वो चूज करना था, फिर वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं कि जो उत्तर बाल्यावस्था है उसकी विशेषता क्या क्या हो जाएंगी, जैसा इसमें दे रखा है। पहली विशेषता तो यही थी कि जो भी सामान्य खेल होते हैं उनके लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, ठीक है। सेकंड हो जाएगा व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा था हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखते हैं, यानी समलैंगिक गुण पाया जाता है एक तरह से। और मैंने बता दिया कि जो आपका इंग्लिश में क्या कह रहा है यहाँ पे, यानी आपको मैस्कुलाइन और जो फेमाइन है ना वो सोशल रोल है ना, ये आपकी किशोरावस्था में आप इन चीज़ों के गुणों को यानी सीखते हैं और इसकी आपकी समझ विकसित होती है एक तरह से, और इस चीज़ को आप जानने लग जाते हैं। तो ये किशोरावस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक चलता है ये, ठीक है। तो आप ओवरऑल कहें तो हमें गलत बताना था, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना पड़ा, यानी जो भी आपका जनरली जो मैच्योरिटी आती है ना उम्र के साथ, तो उससे पहले प्रशिक्षित करना पड़ा है। अब ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसका आंसर बताना है आपको क्या हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हम ये कहेंगे कि ये तो होगा नहीं, हम ये कहेंगे कि जो भी लाभकारी हो या हानिकारक हो, ये इस पर निर्भर करता है जो भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, ये प्रशिक्षित में किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उसी पर डिपेंड करेगा। यानी जो भी सामान्य परिपक्वता से पहले जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है यानी प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो ये लाभकारी होगा या हानिकारक, ये किस पर डिपेंड करेगा, उस टीचिंग मेथड पर डिपेंड करेगा, यानी विधि पर, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यही
पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ध्यान रखना विधि होती है वो हम साधन के रूप में उपयोग करते हैं, और इस विधि के थ्रू हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ना उसे साध्य कहते हैं। तो ये हिंदी में मिलेंगे आपको जानने को कि साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये क्या है जब आप टीचिंग में थोड़े हिंदी की पढ़ेंगे ना संस्कृति, तो उनमें देखने को मिलेगा। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 8 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है कि 5 वर्ष का राजू खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की जो गर्जना होती है उसे सुनकर है उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का एक उदाहरण होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जैसे कि शास्त्रीय अनुबंधन है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ये संबंधित है आपके पावलर, ये एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, यानी एक बायोलॉजी वाले भी थे, यानी जीव विज्ञानी भी थे, साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी थे। तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए थे, और कुत्ते पर भी इसकी एक पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, मनुष्य में भी होती है और साथ ही साथ आपके जो कुत्ता होता है उसमें भी होती है। तो इसे दूसरे शब्दों में हिंदी में कहें तो एक तरह से ये पाचन ग्रंथि होती है, इसी पर प्रयोग किए थे। ये कुछ पूछे गए हैं, जैसे कि पावलों ने किस पर प्रयोग किए थे, कुत्ते पर भी किस में, तो उसकी पैरोटिड ग्लैंड्स पर, या जैसे पाचन ग्रंथि बोल देते हैं। तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशन थ्योरी दी थी। इनका मानना था जैसे कोई स्टिमुलेटर यानी उद्दीपक है, और इसके बाद जो अनुक्रिया होगी इस उद्दीपक के साथ अनुक्रिया संबंध कर दिया, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो आप देखिएगा कि बिजली थी, बिजली यहाँ पे कहाँ है, बिजली ये उद्दीपक है कि जब जब उद्दीपक यानी कह सकते हैं बिजली चमकेगी, तो जो कौन था, ये 5 वर्ष का राजू था ना, ये क्या कर रहा था, उछल रहा था। तो ये उछलना क्या है, ये एक अनुक्रिया है, और बिजली क्या था, बिजली एक उद्दीपक हो गया था। तो यही संबंध इन्होंने किया था, एस और आर में संबंध कर दिया था। वो संबंध यही था कि उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करवाएं हम और उसके साथ संबंध हो जाए, तो हम एक तरह से बोलेंगे वो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये आपका स्किनर से संबंधित है। तो जानकारी के लिए एक और जानकारी बता दूं, जो स्किनर का प्रयोग है ना वो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी कहलाता है। इसे ही हम RS थ्योरी भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना, रेस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी। अब ये जो नियम है ना स्किनर का, ये RPSC सेकंड ग्रेड ने पूछा था। जो आपने थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, मुख्य नियम में आता है, लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं, प्रभाव का नियम। इसी पर ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है ना, कहाँ है, ये रही, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसी पर आधारित था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी प्रतिनियम वो बोले, ये भी आपके थॉर्नडाइक से ही संबंधित है। ये उपनाम है, यानी सिद्धांत इनका तो देखा जाए तो मोस्टली तो ऐसा थ्योरी बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसके उपनाम है प्रतिनियम पूल का सिद्धांत, SR थ्योरी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमने ओवरऑल कर ली बात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, ये पावलर से संबंधित ये थ्योरी बना के क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है कि सकारात्मक दंड यानी दंड है वो निम्न में से किसका बताना है, इनमें से बताना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि मित्रों का उपवास करना, मित्रों के द्वारा उपवास करना, या मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। बाकी मीन मेक निकालना बंद करना, यानी एक तरह से ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, और ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी सकारात्मक दंड इनमें से बताना था, तो वो होगा मित्रों के द्वारा उपवास करना। अगर कोई आपका उपवास कर रहा है तो आप चाहेंगे कि वो ना करे, और ना करे तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा, और सीखेगा तो निश्चित तौर से वहाँ बातें कम होगा। तो ये एक सकारात्मक दंड माना जाता है। आप कहोगे ये कैसे कह रहे हो, देखो सकारात्मक दंड एक होता है नकारात्मक, और सकारात्मक में हम कुछ चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि शाबाश बोलते हैं ना, टीचर वगैरह बोलते हैं शाबाश, अच्छा, और क्या बोलते हैं, शाबाश हो गया, अच्छा हो गया, और या प्रशंसा करना एक तरह से, और क्या हो गया, या कोई पुरस्कार, ये पुरस्कार भी इसी में आ जाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये आपके सकारात्मक एक तरह से दंड सकारात्मक दंड नहीं कहेंगे, ये सारा सकारात्मक साधन मान सकते हैं।
बाकी दंड वगैरह तो अलग चीज़ हो जाती है। देखो जैसे मैं बात करूँ, ये सकारात्मक दंड है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ऐसे हो जाएंगे जैसे कि उपहास, ठीक है, या हंसी करना, ठीक है, या हंसी उड़ाना एक तरह से बोलते हैं, हंसी करना नहीं हुआ। और नकारात्मक में कौन कौन से आ जाएंगे, यानी नकारात्मक दंड में तो इसमें आ जाएंगे जैसे कि डांटना एक तरह से, ठीक है, या दंड देना। ये ध्यान रखना है कि सकारात्मक दंड कौन कौन से होंगे। तो यानी यही है कि उपवास का मतलब ये है कि कोई आपका उपवास उड़ा रहा है, निश्चित तौर से आप चाहेंगे ना उड़ाएं, तो उसके लिए आप जो उपवास उड़ने जैसी चीज़ें उन्हें ना करके कोई अच्छी चीज़ करेंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर से अधिकम हो जाएगा। इस प्रकार का कोई एक सेंस निकाल सकते हैं। बाकी मित्रों के द्वारा उपहास करना तो एक तरह से हम सकारात्मक दंड का उदाहरण मानेंगे। बाकी जो ऑप्शन थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। मैंने कुछ बता दी ये चीज़ें कि सकारात्मक साधन के रूप में जैसे शाबाश, अच्छा, प्रशंसा, पुरस्कार करना, और बाकी सकारात्मक दंड में लेंगे तो उपहास, हंसी उड़ाना, और नकारात्मक में हो जाएगा जैसे डांटना या दंड देना, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो है 10 नंबर। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन है वो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यानी जो आपकी मोटिवेशन है वो एक प्रोसेस के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त नहीं है। जैसे यह व्यक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाती है, ये बात तो सही है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की भी संतुष्टि करती है, ये भी बात सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में भी सहायता करती है, तो ये भी बात सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है, यानी जो आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती उससे दूर रखती है, ऐसा नहीं है, चाहे वो प्रिय लगे या अप्रिय लगे, दूर नहीं रखेगी, ये है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे हमने यही तो बताया था कि अप्रिय स्थिति दूर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये वाला कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। ये कुछ सेंटेंस अलग टाइप से पूछा है, यानी यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऐसा नहीं है, चाहे वो अप्रिय हो या प्रिय हो, वो मोटिवेशन से प्रोसेस के संदर्भ में उसे सही मानेंगे, लेकिन अप्रिय स्थिति से दूर रखना ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं वो, या ये पॉइंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी सभी पॉजिटिव देते हैं, यानी जो मोटिवेशन की प्रोसेस होती है ना उससे संबंधित ही थे, तो हम इसी वजह से हम कहेंगे 4 नंबर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11वां, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन, यानी अस्थायी यानी टेम्पररी है, यानी अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये कि आज आपको परिवर्तन होगा कल नहीं होगा। निश्चित तौर से अस्थायी का मतलब परमानेंट तो वो होता है, तो अगर परमानेंट हो जाता है यहाँ पर शब्द परमानेंट, तो फिर तो परमानेंट हो गया तो निश्चित तौर से वो स्थायी हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो स्थायी व्यवहार में परिवर्तन यही तो अधिकम होता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि अगर अस्थायी परिवर्तन हो हमारे व्यवहार में तो उसे हम अव्यस्तता यानी हैबिचुएशन दे रखा है, या हैबिचुएशन बोल सकते हैं इसे। तो एक तरह से ये आदत ही है, अगर हिंदी में बोले तो हैबिट बोलते हैं, तो ये आदत है, यानी अस्थायी परिवर्तन होंगे हमारे व्यवहार में, वो आदत होती है। अगर ये स्थायी हो जाए, यही क्या जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन स्थायी हो जाए, तो ये इसी को तो हम अधिगम बोलते हैं, हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो फिर ये अधिगम हो जाएगा। अगर आप टेम्पररी बोल रहे हैं अस्थायी परिवर्तन, तो फिर ये आपकी एक तरह से अव्यस्तता बोले या आदत बोले, वो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर स्थायी परिवर्तन हो जाता फिर 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होता, ठीक है। समझे होंगे इस बात को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12वां कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों व परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यानी जो अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड आपके, ठीक है, यहाँ पे दे रखा होगा एटीट्यूड, कहीं पे रहा कि अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, दबाव वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यानी उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप उनके विचारों को दबाएंगे या उन्हें अपनी तरफ से राजी करेंगे अपनी बातों को लेकर, तो निश्चित तौर से बच्चे में हो जाएगा कुंठा, ठीक है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा एक तरह से, हम ये कहेंगे। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, तो ये बात हो सकती है,
किसी की पसंदीदा व्यक्ति के द्वारा समता नहीं स्वीकृति करना, ये भी बात सही है। ये संदेश के साथ साचार स्थापित करना, ये भी बात सही है। जो नेगेटिव हो जाएगा वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा और यही राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा था अध्यापक का कौन सा ऐसी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो 1 नंबर की ऑप्शन की विधि का उपयोग नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 13वां। इसमें पूछा है कि जो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको, वो बाद में बता दूंगा, पहले आंसर देख लेते हैं इसमें से क्या होने वाला है। ये कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये बात सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है, ये भी बात सही है। यदि व्यक्ति की मध्य प्रतियोगिता पर बल देता है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहा जा सकता है, ये भी बात सही है। यानी उपरोक्त सभी ये कथन सही थे। किसके बारे में? उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में। एक चीज ध्यान रखना, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत पूछे ना, ये किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक का नाम है मैकक्लेलैंड ने दिया था, ये 1961 में। और ये आरपीएससी वगैरह में बहुत पूछा जाता है। इनके सहयोगी रहे थे एटकिंसन, ठीक है। तो ये एच टेट में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं बताते चलूँगा कहाँ पे क्वेश्चन बने हैं। ये वाला है ना उपलब्धि अभिप्रेरक सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम आता है मैकक्लेलैंड। तो ये 1961 है, ये आरपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी सभी कथन सही थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर ये है कि जैसे 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है किस में, जैसे धर्म में या मानव शरीर में या यौन संबंधों में या विद्यालय में। तो हम देखें ओवरऑल तो ये कहीं ना कहीं बाल्यावस्था की बात ही हो रही है। तो ये विद्यालय यानी स्कूल में जाना, इनमें रुचि लेना कर देता है प्रारंभ। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15वां। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के सवाल जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा ईगो सुपर इड ईगो सुपर ईगो। ये कहीं ना कहीं आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था आपके सिगमंड फ्रायड ने, ये उसी से संबंधित ये कथन है, ठीक है। तो इससे संबंधित इसमें एक सिद्धांत दे रखा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये फ्रायड से ही संबंधित है। हालांकि इसके सिद्धांत को तो हम मनोलैंगिक सिद्धांत कहते हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। जब आप विकास पढ़ेंगे ना उसी में आता है, तो इसी में बात कही है चेतन और अचेतन की, ठीक है। यानी बर्फ के टुकड़े का मतलब ये है कि 1/10 यानी 1/10 भाग है वो तो रहता है ऊपर और 9/10 भाग है वो रहता है जल के अंदर, बर्फ का टुकड़ा। उस प्रकार इन्होंने मस्तिष्क के बारे में बताया था, चट्टान के समान है, इस प्रकार का कथन बनाया। इन्होंने जो सिद्धांत दिया ना मनोलैंगिक, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 अवस्थाओं की बात की जाती है। उन 5 अवस्थाओं का नाम है OLPG, यानी ये 5 अवस्थाएं हैं, मैंने याद कर रखी है। जैसे पहली है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल, तीसरी है आपकी फेलिक, 4 नंबर की है लेटेंट, 5 नंबर की जेनिटल। तो ये सभी अवस्थाओं की विशेषता भी याद रखनी है। उन्हीं में आता है ये चट्टान वगैरह, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये इसी सिद्धांत में चलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जब क्वेश्चन आएंगे तो हम डिटेल से भी देखेंगे, तो मैंने ओवरऑल बता दी सभी चीज़ें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर है आपका है 16वां। इसमें जो एक चीज़ रह गई थी, क्या चीज़ इसमें है ना कि उसमें चेतन के 3 स्तर बताए थे। तो ये 3 स्तर कौन से हैं आपको मालूम है? तो मैं इनके नाम बता देता हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें बताई हैं तो इसे भी बता दूँ। जैसे कि इसके चेतन के 3 भाग थे। पहला था चेतन, दूसरा था अर्धचेतन और तीसरा कौन सा था? अचेतन। कहीं ना कहीं ये तीनों का संबंध वो इसी से ईडो, अब वो इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं चेतन को कॉन्शियस माइंड, इसे कहेंगे। अर्ध को क्या कहेंगे? अब अर्ध की मुझे पे स्पेलिंग मालूम नहीं है, ठीक है।
बाकी अचेतन को कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। चेतन, कॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस, ये क्या होगा, सब कॉन्शियस हो जाएगा। देखो मुझे इंग्लिश पर्टिकुलर मालूम नहीं है, तो मैं अब यही कह रहा हूँ कि ये चेतन होगा, ये अचेतन होगा, ये अचेतन होगा, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये इन्हीं से संबंधित है, ठीक है। बाकी ये 5 अवस्थाएं बताई थी, मैंने नाम बता दिए। ये कह रहा ना चट्टान, यानी चट्टान का जो बर्फ होती है वो पानी के ऊपर है, 1/10 भाग होता है, यानी 1 भाग, बाकी 9/10 यानी 9 भाग होते हैं वो जल के अंदर होते हैं। कुछ इस प्रकार का ये क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, ठीक है, जब तक कि वे पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रचलित होता है। यानी प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है डिफेंस मैकेनिज्म। जब आप समायोजन पढ़ेंगे ना, वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्या है मैं बताऊँ आपको जानकारी के लिए। जब आप मैं बता रहा समायोजन टॉपिक पढ़ेंगे ना, जैसे कि उसमें पढ़ेंगे प्रक्षेपण क्या होता है, और प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, आतीकरण क्या होता है, ये समायोजन की युक्ति है। ये आपकी है एक तरह से अप्रक्षेपी विधियाँ हैं, एक तरह से अप्रक्षेपी तो नहीं कहेंगे, लेकिन समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं, ठीक है। एक होती है प्रत्यक्ष, ये है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो इनमें जैसे कि डिनाइल यानी एक तरह से मना करना, ये भी आता है। रेशनलाइजेशन जिसे कहते हैं औचित्य स्थापना करना, इसी में आता है, ठीक है। यानी ये समायोजन की युक्ति है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, ये पूछा था कुछ लोगों का कहना ये कि जब बालक को कोई गुस्सा आया तो वो घर से बाहर चला गया, और जब उसे अच्छा फील होने लगेगा तब वापस लौट के आता है। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की कौन सी युक्ति है, तो इसे कहेंगे विस्थापन। हालांकि विस्थापन का मतलब ये है कि आपका गुस्सा है आप किसी दूसरे को उतार दें, लेकिन यहाँ पर सेंस ये भी निकल गया था कि बालक को पहले गुस्सा आ रहा था, तो वो फिर कहाँ पर गया उसे को उतारने के लिए, यानी उसे भूल जाएगा, वो खेलने चलाया गया, तो जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर अच्छा फील करेगा, तभी वो घर पर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार का कुछ स्टेटमेंट पूछा था। हालांकि समायोजन की युक्तियों में अप्रत्यक्ष विधि में सबसे बेस्ट मानी जाती है उदात्तीकरण, जिसमें आप अपनी गलती को फील करते हैं, फिर आप दूसरा कोई रास्ता अपनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना। प्रक्षेपण का मतलब होता है अब दूसरों पे अपनी गलती थोपना, ठीक है। और ये प्रतिक्रिया निर्माण है, अभी मुझ पे इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा। जब भविष्य में और क्वेश्चन कराएंगे तब ध्यान आएगा तो बता दूँगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन फिर से बना है कि समायोजन से तात्पर्य होता है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना, ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको, यानी दूसरों को, या उद्देश्यों को, या प्रेरकों को, या आवश्यकता को। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आप समायोजन पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जब भी आप समायोजन से तात्पर्य स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूलन करना, ताकि आप संतुष्ट किया जा सके किसको, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, वो अपने प्रेरकों को, ठीक है, क्या आवश्यकताओं को होगा, तो हम प्रेरकों पे जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। हालांकि ये जब मोटिवेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसी में आती है, ये आपने पढ़ी होंगी MTI, यानी ये होता है मोटिव, फिर ड्राइव होगा, फिर इंसेंटिव होगा, प्रेरक और प्रलोभन। हिंदी में ड्राइव को क्या बोलेंगे, प्रलोभन ही बोलेंगे शायद, और इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन। क्रम चलता है MTI का, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं चैप्टर से मोटिवेशन से पूछा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यवहार है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे बाल अपराध तो करेगा, कमजोरी यानी कमजोरों तो कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है 18वें नंबर का, निम्न में से कौन सा व्यवहार है जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन नंबर पे किस पे जाएंगे। देखो, बाल अपराध एक तरह से भावनात्मक बाधा प्रदर्शित करेगा, भगोड़ापन भी करेगा, कमजोरों को डराने वाला भी करेगा, लेकिन स्वलीनता नहीं करेगा, क्योंकि स्वलीनता इसे ऑटिज्म बोलते हैं। ये आपकी एक विकासात्मक विकार होता है, विकासात्मक, तो विकासात्मक विकार होता है ये भी आता है। स्वलीनता होगी आपकी, ADHD आता है, ADHD, ठीक है।
ध्यान अभाव, अति शीघ्रता, विकार इसी में आता है। ठीक है, और भी आते हैं। स्वलीनता होती है, यानी ये एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं बच्चे खुद से ही बातें करते रहते हैं, सामाजिक गुण नहीं होता है उनमें, या इंट्रोवर्ट होते हैं, ये विशेषता होती है। ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन रीट में 2018 में भी पूछा है इसी से, और आपका इस 2011 में भी पूछा है। ठीक है, और इसकी डिटेल 2018 का क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो मैं खुद से भी देख लूँगा और विशेषताएं होंगी इनकी, तो निश्चित तौर से और भी बता देंगे हम इसके बारे में। ये स्वालीनता लिखा है, इसे ऑटिज्म बोलते हैं, या स्वलीनता भी बोल देते हैं इसे ही, या सहसा स्वलीनता भी बोल देते हैं। तो सहसा स्वलीनता के नाम से ये क्वेश्चन बना था 2018 में रीट में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जानकारी के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बाय के निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है, किस प्रकार का? तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना सीटेट वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि हम समावेशी शिक्षा या समावेशी शिक्षा का ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी प्रकार की विकलांगता हो, या डिसेबिलिटी हो, या अन्य कोई चीज़ हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, लेकिन हम शिक्षा सभी को एक साथ ही देंगे, तो उसे ही बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? यानी यहाँ पे देखिएगा, इन्हें कह रहे हैं मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो मानसिक रूप से एक तरह से जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता नहीं है, इनमें से वो बतानी है। जैसे कि बुद्धि लब्धि जिनकी 25 से लेकर 70 के मध्य है, तो वो निश्चित तौर से मानसिक मंदता वालों की विशेषता होती है कि उनकी बुद्धि लब्धि इतने के मध्य में पाई जाती है। ये बच्चे होते हैं वो धीमी गति से सीखते हैं, और जो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती है ना, जो भी नित्य चीज़ें होती है सुबह से शाम तक की, उन्हें भी नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। ठीक है, बाकी वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है ना, निश्चित तौर से जो वो नित्य क्रिया नहीं कर पा रहा है जो जीवन की होती है, तो निश्चित तौर से वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन में भी कठिनाई आएगी उसे। फिर कह रहा है अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। इसका मतलब ये है, एक होती है, देखो मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है जो भी आपकी पुअर इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है जो मानसिक मंदता वाला बच्चा है कि वो दूसरों की भावनाओं, नज़रिए या तरीक़ों या कोई अन्य चीज़ सोच देखी है कि उसमें कमज़ोर हो, ऐसा नहीं कह सकते हम। हाँ, इन चीज़ों को कह सकते हैं कि ये 3 चीज़ें होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के नज़रिए बात करने का या अन्य चीज़ें हैं वो उनमें भी कमज़ोर हो, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये विशेषता मानसिक मंदता वाले बच्चों की नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर अब 21 देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होगा? तो देखिएगा, इसमें से क्या हो सकता है, जैसे कि शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों की भिन्नता या अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण। तो ये बात सही होगी कि अध्यापक की जो भूमिका है और विद्यालय वातावरण, ये विद्यार्थी के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि आपकी बुद्धि, आपकी समझ पे आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। आप इनमें से कौन सा चूज ऑप्शन करेंगे? तो ये जब आप RT एक्ट पढ़ लेंगे, देखो मैं समझ बता रहा हूँ कैसे विकसित हो गई। RT एक्ट 2009 पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा NCF 2005 पढ़ लेंगे, NEP 2020 पढ़ेंगे या 2020। और क्या है, ये हो गया, ये हो गया। ओवरऑल अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे ना, तो इनसे समझ में आएगा कि मतलब बच्चे को मेन कह सकते हैं रोल में रखा जाएगा। वो जो चाह रहा है ना, उसके हिसाब से हमें शिक्षा देनी होगी। तो कहीं ना कहीं इन टॉपिकों को आप, जरूरी नहीं है कि साइकोलॉजी में इंटरनल टॉपिक होते हैं उनसे हो, ये इनके थ्रू भी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी आंसर पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या होता है? साथ ही साथ इंग्लिश भी देखते चले, जो आपके जो वीकर सेक्शन मीन्स क्या है, यानी जो कह सकते हैं कमजोर वर्ग के बालक होते हैं उनसे तात्पर्य क्या है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। हम ऐसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसे अभिभावकों के बालक या बच्चे जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, उन्हें बोलते हैं कमजोर वर्ग के बालक। समझे होंगे, यानी कहते हैं ना कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि संतुलित भोजन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है, हम साइंस में भी पढ़ते हैं।
अगर उसे 2200 या 1800 से कम होती है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो जीवन जो एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं वो कमज़ोर वर्ग का बालक है। यानी जो गरीब होते हैं निश्चित तौर से उन्हें खाने पीने के लिए वो भी जो मेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसी चीज़ें होती हैं वो भी पूर्ति नहीं हो पाती हैं, यानी संतुलित तो भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये सरकार के थ्रू जो एक गाइडलाइन दी जाती है कि इतना तो भोजन होना चाहिए संतुलित, तो वो भी नहीं उन्हें मिल पा रहा है। तो इस हिसाब का ये स्टेटमेंट बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये SST वाले है ना वो इस चीज़ को समझते होंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, उनमें इन चीज़ों का ज़्यादा रोल रहता है। हालांकि साइंस वगैरह में इतनी चीज़ें नहीं है, वो उनमें तो सीधी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कितने % होनी चाहिए, कितने ग्राम होनी चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, यानी संतुलित तो भोजन बोल सकते हैं। लेकिन जो SST वाले पढ़ते हैं ना वो सामाजिक अध्ययन में वो इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है, उनके टॉपिक होते हैं इस वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23वां। ये कह रहा है कि शिक्षा कार्यक्रम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिया जाए तो विद्यार्थियों की संख्या अगर 200 से अधिक हो जाए तो विद्यार्थी और अध्यापक की आवश्यक अनुपात कितना होगा। देखिएगा, जब भी प्राइमरी में अगर 200 से अधिक कह सकते हैं स्टूडेंट हो जाएं, तो फिर स्टूडेंट हो जाएं तो आपका जो टीचर है और जो आपका स्टूडेंट है उनका रेशो क्या रहेगा। तो हम ये कहेंगे टीचर तो 1 होना चाहिए और जो आपके छात्र हैं वो 40 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें 40 का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ठीक है, ये जब है जब 200 से अधिक स्टूडेंट हो जाए तब है। ठीक है, वो कम होंगे तब फिर 1 अनुपात कह सकते हैं 30 का चलता है। ठीक है, और ठीक है वो क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, वो 6 to 8 में अलग अनुपात हो जाता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। इसमें 200 से अधिक पूछा है तब 1 40 हो गया, अगर यहीं पर नॉर्मल पूछता है तो फिर 30 1 का होता है, यानी 1 30 का, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक हर बार पूछा जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। जैसे कि ऑप्शन नंबर, ये अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये जो भी टीचर वगैरह होते हैं स्कूल में उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये किसी भी विशेष समस्या के समाधान के लिए होता है, ये भी बात सही है। ये व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन कार्य इसमें किया जाता है। ठीक है, और 4 नंबर है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि A और B और D ये तो सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना जो भी आपने संकलन या इकट्ठी की ना का कार्य इसमें किया जाता है, ऐसा नहीं है। यानी हर स्कूल की अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती है, तो जरूरी नहीं है कि एक स्कूल की जो प्रॉब्लम है वो सभी पर लागू कर दी जाए, उसी प्रकार की सभी को प्रॉब्लम है, उसे जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी सामान्यीकरण नहीं कर सकते। तो यह क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का था, क्रियात्मक अनुसंधान थे, तो ये वाला ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए आप जो भी सूचना मिली है उन कार्य में ऐसे नहीं करेंगे, सभी में फॉलो, सिंपल सा लॉजिक ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, तो शिक्षण के बारे में पूछा है, टीचिंग के बारे में, तो सभी ऑप्शनों को पढ़ते हैं। जैसे कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये बात तो सही है। शिक्षण औपचारिक और औपचारिक होता है, ये भी बात सही है। औपचारिक का मतलब जो स्कूल और कॉलेजों में, अनौपचारिक का मतलब जो घर परिवार या समाज में हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हो जाएगा। शिक्षण है वो विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी बात सही है। और ये स्टेटमेंट किसी का है, मनोवैज्ञानिक का, वो मुझे ध्यान नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये है किसी न किसी का। बाकी शिक्षण अनुवेशन है, यानी एक तरह से टीचिंग इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश दे दिए ना तो उन्हीं के अनुसार पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। हम इंस्ट्रक्शन नहीं मानेंगे, यानी जो टीचिंग होती है हमारा शिक्षण होता है उसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे NCF 2005 बोलते हैं, में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। जब आप NCF को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से 5 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो बच्चों के बारे में कहे गए हैं। ठीक है, तो वो याद रखनी है। थोड़ी बहुत विशेषताएं और हैं, जैसे कि गुणवत्ता आयाम में के बारे में क्या कहा गया है, तो ये चीज़ें क्या कहा गया है वो आपको जो थ्योरी पढ़ेंगे उनसे अनुभव होगा, या पढ़ेंगे तो उनसे जानकारी हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे, इसका मतलब ये है कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम में सुधार को, ये है गुणवत्ता आयाम। ठीक है,
यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्वालिटी डायमेंशन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो बालकों के लिए जो संरचित अनुभव है ना, जो भी स्कूल या जो सीखते हैं बच्चे, और एवं पाठ्यक्रम सुधार, यानी करिकुलम उसी आधार पर हो, जैसे बच्चे अनुभव करते हैं या पूर्व ज्ञान पर आधारित सीखते हैं कुछ चीज़ें, तो उसी के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए जो आपका पाठ्यक्रम है यानी करिकुलम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27वां। इसमें क्या पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाए गए हैं, यानी कौन सी परीक्षाओं का सुधार किया गया है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ई पर, यानी जो 10th की कक्षा है, यानी जो क्लास 10th की परीक्षा है वो ऐच्छिक हो। ठीक है, ये वाला कथन है वो परीक्षा सुधारों के लिए सुझाव दिया गया था एनसीएफ 2005 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक क्या है। इसमें से आप अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें है ना, तो आप जब एनसीएफ 2005 आरटीए पढ़ेंगे ना, उन चीज़ों में इन चीज़ों की विशेषताएं मिल जाएंगी देखने को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो आप देखेंगे सभी को पढ़ के ऑप्शनों को, तो हम कहेंगे उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है या तैयार कर पाई है, तो उसका फीडबैक प्रदान करना एक तरह से, यानी ये है कि आपने जो भी कुछ सीखा है, ठीक है, किस सीमा तक सीख लिया है, उसका फीडबैक का मतलब ये है कि आप पहले निदानात्मक परीक्षण करेंगे, जैसे आप है उन कमियों को जानेंगे, उन कमियों का निदान फिर आप है उपचारात्मक परीक्षण से करेंगे। हालांकि इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन का मतलब एक तरह से आकलन होता रहता है आपका। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को भी कर सकते हैं और यह स्टेटमेंट के रूप में ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक रहेगा प्राइमरी विद्यालयों में यानी प्राइमरी स्कूलों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानेंगे आप इन ऑप्शनों के आधार पर। अगर हम देखें तो हम कहेंगे स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेस्ट रहेगा और यही होता है लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद करके सीखे वो सबसे बेस्ट होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।